रूस के नक्शे को देखते हुए कई लोग पूछ सकते हैं, यह इतना बड़ा क्यों है? इसका जवाब बहुत सरल है। यह अदम्य विस्तार और रूस की सक्रिय आक्रामक नीति का सवाल है। सबसे पारंपरिक तरीके से सफल 16 से 19 शताब्दियों के दौरान रूसी सैनिकों ने अपनी मातृभूमि के पूर्व में विस्तार किया। इन विजयों का इतिहास जर इवान द भयानक के तहत शुरू हुआ। मॉस्को की रियासत के इस शासक को मॉस्को के पूर्व में नई भूमि पर जीत हासिल करने की अत्यधिक प्यास थी, उस समय कभी शक्तिशाली सुनहरे समूह के अवशेषों के साथ। पूर्व में मॉस्को विजय का पहला लक्ष्य 16वीं शताब्दी में काजन कनाट था। यह अभिजात वर्ग के झगड़ों और मॉस्को सैनिकों के आक्रमण से पीड़ित था। कई सामंतवादियों को सत्ता की लड़ाई में मॉस्को को सौंपा गया था। इसी समय काजन टॉटर्स को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में क्रीमियन खानेट से सहायता मिलती रही। 1553 से 1552 के दौरान इवान ने भयानक रूप से काजन के खिलाफ 3 अभियान आयोजित किए। उनमें से आखिरी सफल हुआ। शहर पर मॉस्को सेना के 60,000 सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। पुरुष शहरी आबादी मारी गई, मस्जिदों को प्रदर्शित रूप से नष्ट कर दिया गया और बचे हुए कजान टॉटर निर्वासन का इंतजार कर रहे थे। विजय प्राप्त लोगों की स्थिति मॉस्को द्वारा बहुत अधिक बिगड़ गई, क्योंकि उन्हें अत्यंत ऊंची श्रद्धांजलि देने और वॉयवोड्स और सैन्य गैरीसनों के अत्याचार को सहन करना पड़ा। इवान चौथे ने अपने धार्मिक शौविनवादी दृष्टिकोण के तहत अपने नए विषयों को मजबूर रूप से क्रिश्चियन रूढ़िवाद में परिवर्तित करने का फैसला किया। इससे स्थानीय विद्रोह, चुवाश लोगों और उद्मोरों का विद्रोह हुआ। फिर भी मॉस्को की सेना इन जातीय समूहों के बीच शत्रुता फैलाने और विद्रोह को दबाने में सफल रही। उस जीत ने मॉस्को जर को दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तार जारी रखने के लिए प्रेरित किया। काजन कनेट के युद्धों के दौरान इवान के प्रतिनिधि एस्ट्राचन कनेट के साथ भयानक स्थापित सामग्री थे। वे एस्ट्राचन अभिजात वर्ग के एक निश्चित हिस्से को रिश्वत देने में कामयाब रहे, जो समर्थक मॉस्को नीति का पालन करते थे। लेकिन काजम में शाही सैनिकों की कार्रवाई के कारण अधिकांश एस्ट्राचन टॉटर्स डर गए और क्रीमियन कनाट और ऑटोमन साम्राज्य के करीब जाने का फैसला किया। जवाब में 1556 में इवान द भयानक एस्ट्राचन के लिए एक दंडात्मक अभियान चला गया। एस्ट्राचन कनेट की सेना की संख्या मॉस्को कनेट से काफी अधिक थी और उत्तरार्ध का तोपखाने और बंदूकधारी पैदल सेना की उपस्थिति में स्पष्ट लाभ था। इसलिए चौथे में बचे सैनिकों ने आसानी से तातारों को हराया और ऑस्ट्राचन पर विजय प्राप्त की। काजन और एस्ट्राचन कैनेट्स की विजय ने मॉस्को साम्राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया और करदाताओं की संख्या को गुणा किया, और इसके लिए धन्यवाद मॉस्को ने वोल्गा पर एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग को नियंत्रित करना शुरू किया और फारस के साथ प्रत्यक्ष व्यापार से उच्च राजस्व प्राप्त करना शुरू किया। मेगालोमेनिया से जुनूनी इवान IV ने अपने पश्चिमी पड़ोसियों को चुनौती देने और लिवोनिया को लेने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने अपनी शक्तियों को अत्यधिक आंका, क्योंकि लिवोनियन युद्ध में बहुत सारे संसाधन लगे थे। लगभग सभी सैन्य बलों को स्वीडन और पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल का सामना करने के लिए भेजा गया था। हालांकि इस समय मॉस्को साम्राज्य के आसपास सैनिकों कोसैक्स की एक परत थी, जिन्होंने कभी कभी लगभग शिकारी जीवन शैली का नेतृत्व किया। यह 1582 में ऑटोमन यर्मक के नेतृत्व में कोसैक टुकड़ी थी, जिसने मौखिक पहाड़ों को पार किया और खुद को साइबेरिया के दक्षिण पश्चिम में पाया। उस समय इस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व औसत यूरोपीय जनसंख्या की तुलना में लगभग 1000 गुना कम था। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि 1000 पुरुषों तक के इस छोटे अभियान को व्यापारी परिवार स्ट्रोगनॉफ द्वारा वित्त पोषित किया गया था और शुरू में राज्य से बहुत कम समर्थन मिला। 3 साल के भीतर आपका मैक साइबेरियाई खान कुचिम को कई बड़ी पराजयों का सामना करने और साइबेरियाई कानेट की अधिकांश भूमि पर कब्जा करने में सफल रहा। यरमैक ने मूल्यवान फर के साथ भुगतान किए गए स्थानीय आबादी पर एक उच्च कर लगाया और विजेता पारंपरिक रूप से डकैती, बलात्कार और हत्या से दूर नहीं थे, इसलिए उनकी शक्ति ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी। तातारों और ऑस्ट्रियाकों ने विद्रोह किया और यरमैक के नेतृत्व में लगभग सभी कोसैक्स को मार डाला। क्या मॉस्को राज्य हार को माफ कर सकता है और इन भूमि पर विजय को रोक सकता है? नहीं, क्योंकि मॉस्को अधिकारियों और व्यापारियों को जल्दी से एहसास हुआ कि निवास से फर लेना कितना लाभदायक था। इसलिए 16वीं शताब्दी के अंत में अंततः प्रतिरोध को कुचलने के लिए एंड्रे वोयकोव के नेतृत्व में सुदृढ़ीकरण वहां भेजे गए।
1529 में इमरन नदी पर उस अभियान की अंतिम लड़ाई मॉस्को सैनिकों की पूर्ण जीत के साथ समाप्त हुई। शाही सेना की जीत दुश्मन के छोटे आकार और आग्नेयास्त्रों की कमी के कारण थी। ज्यादातर कैदियों को स्थानीय आबादी को डराने के लिए फांसी दी गई थी। इस प्रकार पश्चिमी साइबेरिया मॉस्को रियासत का हिस्सा बन गया और बेहतर नियंत्रण के लिए 2 पुरुषों के शहरों को बोल्स्क, सेरगुट और टोमस्क की स्थापना की गई। 17वीं शताब्दी के 25 वर्षों में मॉस्को साम्राज्य के सैनिकों ने ऊपरी और मध्य येंसा बेसिन में किर्गिज लोगों को दबाने और मध्य साइबेरिया पर विजय शुरू करने में कामयाब रहा। 1628 में उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किले क्रास्नोयार्स्क की स्थापना की, जिससे मॉस्को को क्षेत्र नियंत्रण में मिला। शाही विषयों के कई अभियानों ने ऊपरी लेना नदी के क्षेत्र का पता लगाया और पूर्वी साइबेरिया चले गए। 1630 के दशक के अंत में लेना, इंडिगिर्का और कोलिमा नदियों पर चौकियों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया। उसी समय आर्कटिक महासागर में मॉस्को व्यापारियों द्वारा बनाई गई शिपिंग की मात्रा में वृद्धि हुई। कब्जे वाले भूमि से फर, लकड़ी, मछली और वॉलरस की दांतों को अर्कानगेल्स्क में लाया गया था। आखिरकार इन दुर्लभ जानवरों का शिकार करने से उनकी आबादी में विनाशकारी गिरावट आई है। हथियार, शराब, औद्योगिक वस्तु, भोजन और नए उपनिवेशवादियों को भी महानगर से नए मॉस्को चौकियों पर भेजा गया था। इस समय सेम्योन देजनेव ने शिकार और नए तरीकों की तलाश में तट का पता लगाया। वह चिकोटका जाने वाले यूरोपीय लोगों में से पहले थे। रूसी उन्हें उत्तर अमेरिका और यूरेशिया के बीच जलडम भूमध्य की खोज के लिए जिम्मेदार मानते हैं। यह सबसे अधिक संभावना पीटर दी वन के समय का उपन्यास प्रचार है। 1652 तक मॉस्को राज्य ने पूर्वी साइबेरिया के लगभग पूरे हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार 70 वर्षों में आधुनिक कनाडा से बड़े विशाल प्राकृतिक संसाधनों के विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। 17वीं शताब्दी के मध्य में मॉस्को साम्राज्य येनिसी और बाइकल बेसिन के बीच के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा। किर्गिज बोरियट्स और उत्तरी ओयरोट्स की स्थानीय जनजातियां एक दूसरे के साथ युद्ध में थीं। वे जंगर कनाट के अधिक शक्तिशाली खानाबदोश भीड़ द्वारा लगातार छापे से भी कमजोर हो गए। यही कारण है कि मॉस्को ने क्षेत्र में खुद को स्थापित कर अपने अधिकार का दावा किया। पिछले मामलों की तरह विजेताओं को राइफलों के रूप में एक तकनीकी लाभ था। वन क्षेत्र ने आग्नेयास्त्रों का लाभ बढ़ाया। उनके आग्नेयास्त्र घास के मैदानों की तुलना में अधिक प्रभावी थे। स्थानीय शाही अधिकारियों द्वारा पारंपरिक डकैती और सैन्य छापों के कारण 17वीं शताब्दी के अंत तक लगातार विद्रोह होते रहे। हालांकि इससे मॉस्को साम्राज्य को दक्षिण पूर्व साइबेरिया की अधिकांश भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित करने से नहीं रोका गया। अधिकारियों को वैध बनाने को लेकर मॉस्को ने सफेद देवता के बारे में मिथक का प्रचार किया, जो अपने जार को ऐसे नाम से बुलाता है। 17वीं शताब्दी के 60 के दशक में अमर बेसिन के क्षेत्र में झारवादी विषयों का सक्रिय प्रचार हुआ था। मॉस्को आसानी से घटनाओं की स्थानीय जनजातियों और हमारे लोगों को जीतने में कामयाब रहा, लेकिन जल्द ही अपेक्षाकृत छोटे मॉस्को बलों को एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। चिंग चाइना ने भी प्यार के बाएं किनारे के पार भूमि का दावा किया। स्थानीय लड़ाई शुरू में किसी भी पक्ष के लिए स्पष्ट जीत नहीं मिली, लेकिन इससे दोनों पक्षों को जीत का दावा करने से नहीं रोका गया। हालांकि जल्द ही टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। 1958 और अगले वर्ष में चीनी बलों ने 2 बार अल्बिजीन के महत्वपूर्ण किले पर कब्जा कर लिया और 1679 में चिंग सैनिकों ने संख्यात्मक लाभ के साथ नरचिंस्क शहर को घेर लिया। चूंकि साइबेरिया में पर्याप्त सुदृढ़ीकरण नहीं था, इसलिए मॉस्को जार के प्रतिनिधियों ने रियायतें दी। नरचिंस्क की संधि की शर्तों के तहत प्रेम से लेकर ओकोत्स्क के समुद्र तक के क्षेत्र चीन के अधिकार के तहत पारित हुए। यह कहा जाना चाहिए कि इवान द भयानक के शासन के बाद साम्राज्य नीति में कुछ बदल गया। सरकार ने शुरू में रूढ़िवादी में बड़े पैमाने पर बल रूपांतरण से इनकार किया, जिससे स्थानीय आबादी का प्रतिरोध घट गया। इसके अलावा टॉटर सैनिकों को सैन्य सेवा की पेशकश की गई और टॉटर अभिजात को महान अधिकार प्राप्त हुए। उस समय साइबेरिया के रूसी उपनिवेशीकरण की एक और विशेषता सर्फडम की अनुपस्थिति थी। इस कारण भगोड़े किसान और कोसैक सक्रिय रूप से यहां आए। हालांकि विजयी अक्सर स्थानीय निवासियों, ज्यादातर महिलाओं को जबरन गुलाम बनाते थे।
कठोर जलवायु और सर्दियों की भयानक ठंड के परिणाम स्वरूप कृषि अविकसित थी और केवल अनुलग्नक क्षेत्रों के दक्षिणी हिस्सों में ही आयोजित की गई थी। खेत के आधार पर शिकार, चरवाहे इकट्ठा करना और अन्य गतिविधियां। जानवरों का शिकार बहुत लाभदायक था और राज्य खजाने में 13% तक लाया गया था। सत्ता में आने के बाद पीटर पहले ने अपने राज्य को मूल रूप से बदलने की कोशिश की। सैन्य, वित्तीय, चर्चीय और प्रशासनिक सुधारों का आयोजन किया गया। उसी समय इस सम्राट ने सरकार की तानाशाही प्रणाली को और भी मजबूत किया और राज्य नियंत्रण और आतंकवाद का एक मजबूत पदानुक्रम बनाया। किसानों और शिकारियों के लिए करों में 6 गुना वृद्धि हुई क्योंकि महत्वाकांक्षा पर विजय प्राप्त करने वाले पीटर्स ने सेना, नौसेना, राजनयिक रिश्वत और शाही अदालत के मनोरंजन पर खर्च में तेजी से वृद्धि की। इस भविष्य के सम्राट ने भी सर्फों और राज्य पर निर्भर किसानों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। इसके लिए विशेष रूप से यह माना जाता था कि साइबेरिया और रूस के यूरोपीय हिस्से के कुछ बसने वाले लोगों को गुलाम किया जाएगा। उन्होंने गंभीर भर्ती अर्थात सैन्य सेवा भी शुरू की। केवल उन लोगों को जो रूढ़िवादी धर्म में परिवर्तित हुए थे, उन्हें इससे रिहा कर दिया गया। दबाव के एक और साधन के रूप में अन्य धर्मों के सदस्यों से भूमि और शीर्षक ले लिए गए। इन कठोर उपायों रूसी प्रशासन और सैनिकों की मनमानी के साथ मिलकर विद्रोह की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया। बाशकीर्स, जिन्होंने बार बार स्थानीय रूसी सैनिकों को विद्रोह किया और पंगु कर दिया, ने रूसी राज्य के खिलाफ सबसे सक्रिय रूप से लड़ा। हालांकि रूसी अधिकारी अतिरिक्त सैनिकों की मदद से इन बड़े विद्रोहों को दबाने में सफल रहे और बाशकीर के प्रभाव से नाराज अन्य लोगों को अपने पक्ष में आकर्षित कर कैलमैक्स और अन्य को आकर्षित किया। बचे हुए विद्रोहियों को डराने के लिए सैकड़ों बाशकीर गांवों को नष्ट कर दिया गया, उन्हें निष्पादित कर दिया गया या पूर्वी साइबेरिया में कड़ी मेहनत के लिए निर्वासित कर दिया गया। याकूटों, टोंगुजिक लोगों और बुरियतों ने सबसे सक्रिय रूप से विद्रोह किया, लेकिन उनके भाषणों को कम संख्या, हथियारों की कमी और समन्वय की कमी से दबा दिया गया। 18वीं शताब्दी के पहले छमाही में रूस ने चुकोटका और कमचटका प्रायद्वीप की भूमि पर जीत हासिल करने का प्रयास किया। हालांकि उनके रास्ते में चुकची और कोरियाक लोगों की गर्वित जनजातियां खड़ी थीं। ये जातीय लोग पशु शिकारी थे और पड़ोसियों के साथ युद्ध में उनका अच्छा सैन्य अनुभव था। इस क्षेत्र में रूसी शासन स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत कोसैक टुकड़ों द्वारा असफल प्रयास 17वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुए और विफलता में समाप्त हुए, और 1727 में चुकची पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अभियान, जिसमें दिमित्री पावलोत्स्की की नेतृत्व में नियमित सेना ने भाग लिया था, साम्राज्य के इरादों की गंभीरता दिखाई। कासिच, आदमान, अफनासी, शेस्टकोव और सहयोगी कोरियाक इकाइयों ने इस अभियान में उनका सहयोग किया। शुरू में कोसैक्स चुकची की छोटी इकाइयों को नष्ट करने में कामयाब रहे, लेकिन बाद में एक सफल घात लगाया जिसमें उन्होंने लगभग सभी विजेताओं को नष्ट कर दिया। आगे की झड़पों के परिणाम स्वरूप चुकची आंदोलन की गतिशीलता के कारण शाही सैनिकों का दर्दनाक नुकसान हुआ। नाराज रूसियों ने अस्थायी रूप से नरसंहार की रणनीतियों में बदल दिया है, बच्चों सहित सभी नागरिकों को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कुछ महिलाओं को मार डाला और उनमें से कुछ को खुद को मनोरंजन करने के लिए ले गए। अद्भुत तकनीकी लाभ के बावजूद रूसी सेना अभी भी चौकची को नष्ट करने या जीतने में विफल रही। जनजातियों ने अच्छी तरह से पैंतरेबाजी की, दुश्मन पर घात लगाया और वीरतापूर्ण संघर्ष किया। हालांकि दक्षिण में रूसियों के बेहतर करने की बात करें तो 1740 तक उन्होंने पूरी तरह से कमचटका पर विजय प्राप्त कर ली थी। सन 47 में चुकची ने पावलोत्स्की की टुकड़ी को हराकर उसे खत्म कर दिया। एक प्रतिद्वंद्वी से इस हार के बारे में जानकारी, जिसके पास आग्नेयास्त्र भी नहीं थे, ने महारानी एलिजाबेटा को चौंक दिया। उसने कठोर चुकची के साथ शांति बनाने के लिए सभी उपाय करने का आदेश दिया। 1728 में कैथरीन द्वितीय के शासनकाल के दौरान रूसी साम्राज्य चुकोटका को अपने कब्जे में शामिल करने में सफल रहा, लेकिन यह परिग्रहण धीरे धीरे चुकची प्रमुखों को रिश्वत देकर और चुकची को यूरोपीय वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करके प्राप्त हुआ था। इस समय रूसियों द्वारा अलास्का का धीमा उपनिवेश भी शुरू हुआ, जिसकी बिक्री का इतिहास हमने अपने अन्य वीडियो में बताया। 19वीं शताब्दी के मध्य में चीन और रूसी साम्राज्य के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अफीम युद्धों के परिणाम स्वरूप एक बार आशावादी चीन पराजित हो गया और विनाशकारी रूप से कमजोर हो गया। रूस ने स्थिति का लाभ उठाया और सैन्य आक्रमण के खतरे की मदद से
2 समझौतों आईगुंड की संधि और बीजिंग संधि पर समापन किया। पहले के अनुसार रूसी साम्राज्य को प्यार के उत्तर में क्षेत्र प्राप्त हुआ। दूसरे उसूरी क्षेत्र के अनुसार रूस और जापान ने भी 1875 में एक समझौता किया, जिसके अनुसार सखलिन को पूर्व को और किरिल द्वीपों को उत्तरार्ध को सौंपा गया था। इस समय साइबेरिया को रूसियों द्वारा सक्रिय रूप से उपनिवेश करना जारी रखा, जो 19वीं शताब्दी के अंत में क्षेत्र की आबादी का 60% से अधिक हिस्सा था। निवासियों के बीच रूसीकरण और धार्मिक आत्मसात भी किया गया। रूसी सैनिकों और अधिकारियों द्वारा हिंसा, बीमारी और शराब का प्रसार स्वदेशी आबादी में गिरावट के मुख्य कारण थे। विजय के परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी स्वतंत्रता, भूमि खोने के साथ साथ रूसी उपनिवेशवादियों के लिए कर और सैन्य सेवा में मजबूर कर दिया गया। ऐसी प्रतिकूलता के दौरान कई लोग रूसियों द्वारा या तो नष्ट हो गए या निधन हो गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पिछड़ा रही। सबसे अधिक लाभदायक उद्योग फर शिकार, साइबेरिया की नदियों में सोना खनन और यूरल में लौह अयस्क खनन, जलाऊ लकड़ी, मवेशी प्रजनन और अन्य मत्स्य पालन थे। ट्रांस-साइबेरियन रेलवे सैनिकों और माल की तेजी से डिलीवरी के लिए बनाया गया था। कठोर जलवायु के कारण कृषि ज्यादातर कब्जे वाले भूमि के दक्षिणी क्षेत्र तक सीमित थी। फिर भी विपरीत मौसम के होते हुए भी रूस ने लाभ उठाया। साइबेरिया राजनीतिक कैदियों के श्रम स्थल के रूप में सक्रिय हो गया था। रूसी साम्राज्य ने पूर्व में प्रभाव और नई भूमि पर कब्जा बढ़ाने की कोशिश की। ऐसा करने में उन्होंने कमजोर चीन के साथ कई लाभदायक समझौतों का समापन किया, जिससे रूसी व्यापार को मंचूरिया में अनुकूल स्थिति मिली। इसके अलावा चीन में रूसी सैन्य ठिकानों की स्थापना की गई थी। कोरिया को सैन्य या आर्थिक रूप से जीतने की रूसी अधिकारियों की इच्छा को जापान के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसने कोरिया को नियंत्रित किया। जापानी रूसी युद्ध में रोमनोव राज्य को 3 गुना कम आबादी और छोटी सेना और नौसेना वाले राज्य से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार रूस की असफल साम्राज्य महत्वाकांक्षाएं विफल हो गईं और उन्होंने चीन में अपने सैन्य ठिकानों और सखलिन का आधा हिस्सा जापान के हाथों खो दिया। हालांकि स्थानीय लोगों की हार और विद्रोह के बावजूद रूस ने पूर्व में अधिकांश क्षेत्रों को बरकरार रखा है और यही कारण है कि यह अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है।